अनसॉल्व्ड का सेट नंबर 2 चल रहा था, इसका कोड है FG और 4 प्रश्न कल कंप्लीट हो गए थे लास्ट क्लास में। 5वां क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में है और एक सारणिक है, इसका मान हमें 0 लाना है। देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 का डिफरेंस है। 13 3 16 3 19, 14 3 17 3 20, 15 3 18 3 21। तो इनको आपस में घटा दीजिए। तो हम यहाँ 2 एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। कॉलम 2 चेंज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 चेंज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। देखिएगा ध्यान से, कॉलम 1 में कोई परिवर्तन नहीं किया, 13 14 15 ऐसे लिख दिया। कॉलम 2 को चेंज करेंगे, उसमें कॉलम 1 घटाएंगे, तो 16 में से 13 गया 3, 17 में से 14 गया 3, 18 में से 15 गया 3। कॉलम 3 चेंज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, 19 में 16 गया 3, 20 में 17 गया 3, 21 में 18 गया 3। यहाँ C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, लिखेंगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे हैं, इसलिए सारणिक का मान 0 होगा। ये बहुत आसान प्रश्न पूछा गया। इसके बाद 5वें क्वेश्चन का खा पार्ट देखिए। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 माइनस 1। इसमें इन्होंने कहा कि ए इनवर्स फाइंड करिए। तो 2 रास्ते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई मेथड नहीं दिया स्पेशली कि ये वाले मेथड से निकालो, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। आप इसे प्रारंभिक संक्रिया विधि से लगा दें तब भी ठीक माना जाएगा, और सिंपल तरीके से निकालें, सहखंडज आव्यूह का प्रयोग करके लगा दें तब भी ठीक माना जाएगा। तो हम लोग उसी को प्रेफर करते हैं। ए इनवर्स बराबर एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले इस वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान निकाल लिया जाए। 1 एकम 1 -1, फिर माइनस अपने पास से 2 दूनी 4 है ना। इसकी गुणा करो, 1 इंटू -1 यानी -1, फिर माइनस अपने पास से 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब इसमें 4 सहखंड, अब क्या होगा, ये 0 आता तो एक अलग बात होती, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता, अस्तित्व में नहीं है। यहां पर हम पहले सहखंडज आव्यूह निकालेंगे, उसके लिए हमें इसके सहखंड निकालेंगे। 11 12 21 22, 13 इसमें नहीं होगा। सहखंड निकालते समय इसके चिन्ह लिखते हैं, पहले प्लस माइनस माइनस प्लस, सारी बातें बता चुके हैं, इसके चिन्ह वगैरह आपने टॉपिक पढ़ा है तो जानते होंगे। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा -1, प्लस माइनस की गुणा होगी तो -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 आएगा, कुल मिला के -2। अच्छा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 हो गया, मतलब वही -2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 आएगा, तो कुल मिला के 1। मान लिया सहखंडों से निर्मित आव्यूह C है, तो क्या होगा, -1 -2 और 1। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ए की एक परिभाषा लिखवाई गई थी कि किसी आव्यूह के सहखंडों से निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। तो इसका परिवर्त करते हैं। फर्स्ट रो कहाँ लिखोगे? फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये जानते क्या हो गया, बताओ, एडजॉइंट ए हो गया। अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पर एक काम करें, आप एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दें, -1 -2 1, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या थी? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी -5 से बटे में भाग कर दें, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी होती थी, 2/2 में बहुत जल्दी पता चल जाता है। इन दोनों का स्थान बदल दो, -1 इधर +1 उधर, और इन दोनों का चिन्ह बदल दो, बताया होगा हमने पिछली बार, और इनके सारणिक से भाग कर दो, तो ये आंसर हो गया ए इनवर्स का। देखिए, इस फंक्शन के लिए कहा गया अंतराल 0,3 में उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? ये क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का अलग मेथड होता है थोड़ा। इसमें हम केवल फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालते हैं, f'(x). 4 तियां 12, और 4 में से 1 गया 3, 3 अठे 24, 3 में 1 गया 2, 12 दूनी 24, 2 में 1 गया 1, 48 x का 1 और 25 का 0। f' को यहाँ लिखेंगे fx के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए। इस लाइन को पढ़िए, लिखा है fx के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए। हम f' को 0 के इक्वल कर देते हैं। व्हाट इज f'? 12x³ - 24x²
प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 12 से भाग, दोनों पक्षों में 12 से भाग, 12 एक कम 12 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48। ये आया बेटा। वैसे ये त्रिघात है, इसमें हमें शेषफल प्रमेय लगानी चाहिए, लेकिन ऐसे भी हो जा रहे हैं फैक्टर। देखो आप, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो 2, प्लस 2 कॉमन ले लो तो हो गया एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 पूरे में कॉमन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, एक बार ये जीरो कर दो तो x बराबर 2 आएगा, एक बार इसे जीरो कर दो, लेकिन ये जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2 और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो काल्पनिक होगी, जो इसे हम छोड़ देंगे। तो अगर अब यहाँ से जो वैल्यू मिली है, हमें देखना होगा ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस अंतराल में आती है। तो एक ही वैल्यू मिली है और वो भी इस अंतराल में आती है, 2, 0 से 3 के बीच में 2 आता है। मान लो यहाँ पर चाहे एक वैल्यू और 5 मिलती, x बराबर 2, x बराबर 5, तो 5 पर हम ध्यान नहीं करते, छोड़ देते। क्यों? हमें 5 में देखना ही नहीं है, हमें तो 0 से 3 तक ही देखना है। अब आपको इस फंक्शन की वैल्यू 3 पॉइंट्स पे निकालनी है। लोअर बाउंड्री पे निकालेंगे, अपर बाउंड्री पे निकालेंगे और टर्निंग पॉइंट्स पे निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट केवल एक है, 2। ठीक है, तो 3 जगह फंक्शन का मान निकालो, 0 पर, 2 पर और 3 पर। उनमें से जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम, जो मिनिमम है वो मिनिमम। तो देखिए फंक्शन में हम निकालेंगे, सबसे पहले f0 निकालेंगे, f2 निकालेंगे और f3 निकालेंगे। देखते हैं इनमें से कौन सा बड़ा मान आता है। f0, यहां पर 0 लिखिए, 0 0 0 0, ये सब 0। कितना आया? तुम लोग थोड़ा रख के दिखा देना, यहाँ पे x की जगह 0 रखना, 0 0 0 0, 0 से गुणा तो सब केवल वैल्यू आई 25। ये क्लियर? अगला इतना हल्का नहीं होने वाला है। f2, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे भी 2 लिखो। तो 3 इंटू 2 की पावर 4, 8 इंटू 2 क्यूब प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। एक्स की जगह पर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, 8 इंटू 2 क्यूब 12, 2 स्क्वायर 48 इंटू 2 प्लस 25। समझ गए होंगे इतना? तो 2 की घात 4 करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 2 का घन करें तो 8, और 2 का वर्ग करें तो 4, 48 दूना 96 प्लस 25। अब इसे 16 तियाँ 48, 8 अट्ठी 64 और 12 चौक 48 माइनस 96 प्लस 25। अच्छा, 48 48 कितना होता है? 48 दूना 96 होता है। ये प्लस 96 माइनस 96 कट गए, तो ये माइनस 64 और प्लस 25 की कहानी बनी। 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, और 5 में से 2 गया 3। किसी ने देखो अभी बोला था, लगा लिया था, इसका मतलब पहले f2 की वैल्यू -39, बिल्कुल सही आया। अब एक बार वैल्यू f3 निकालो, फिर उनमें से जो मैक्सिमम, जो मिनिमम होना, f3, 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 क्यूब प्लस 12 इंटू 3 स्क्वायर, 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। एक्स की जगह पर 3 रख दो, इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 16। आप एक बार कर लीजिएगा, 16 देख लीजिएगा ये मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो मैक्सिमम होगी, जो मिनिमम आई है वो मिनिमम होगी। इनमें से कौन बड़ा मान है? 25। छोटा कौन है? -39। कुछ लोगों को ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वो माइनस लगा है, तो यहाँ लिखेंगे उच्चिष्ट मान बराबर 25 और निम्निष्ट मान -39। यही आपका आंसर है। देखिए ये एक सवाल दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे ये लाना है। इसका आंसर देखकर एक बात समझ में आ रही है, ये स्पष्ट फलन है। स्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन पढ़ाया गया आपको। ये पूरी तरीके से x में आंसर आ रहा है और यहां पर आंसर x और y में मिक्स है। इसका मतलब आप अगर अभी अवकलन करेंगे तो उसमें x भी आएगा y भी आएगा, फंस जाओगे, ये नहीं ला पाओगे। तो फिर पहले हम क्या करें, इसे स्पष्ट फलन बना लें, मतलब y की वैल्यू x में कर दें। प्लस उधर गया तो माइनस, ये प्लस का टर्म उधर गया तो प्लस, उधर गया तो माइनस। अब दोनों तरफ वर्ग कर लें, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट,
वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। दोनों साइड हमने वर्ग कर दिया, वर्ग यहाँ, माइनस का वर्ग प्लस रूट हट गया, रूट हट गया। अभी मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर वाई फिर वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इस टर्म को उठा करके इस तरफ ले आओ, ये इधर ले आए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस इधर आया तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। इसमें वर्गांतर लगा लो, फैक्टर कर लो, क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इन दोनों में कॉमन ले लो एक्स वाई, आपने वाई लिया एक्स लिया बचा एक्स, फिर एक्स लिया वाई लिया बचा वाई बराबर 0। एक्स माइनस वाई पूरे में से कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो फिर ये 0 100% होगा। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। इन दोनों में y कॉमन ले लिया, y कॉमन बचा 1, y कॉमन बचा x, प्लस x उधर गया माइनस x, y बराबर माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। यहां लगेगा फंक्शन अपॉन फंक्शन रूल। याद है क्या नियम होता है? नियम होता है हर का वर्ग करो, हर ऐसे ही लिख दो, हर लिखो अंश का करो x का 1 माइनस अंश लिखो हर का करो 1 का 0 और x का 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस एक्स माइनस 0 प्लस 1 1 1 इंटू एक्स एक्स बटे में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। अभी क्या करना है, ये घात 2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -2। दिस इज डी डी एक्स ऑफ वाई, और यही हमें प्रूव करना है। देखिए ये प्रगुण का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसमें हम क्या करेंगे कि जहां जहां x है वहां पर अपर माइनस एक्स पुट करेंगे। जहां जहां x है वहां पे अपर माइनस एक्स रखेंगे, ये वाला प्रगुण लगा रहे हैं। जहां पे x है वहां पे अपर माइनस एक्स यानी ये माइनस एक्स, फिर जहां पर x है वहां पर अपर माइनस एक्स रखेंगे। इस फंक्शन में ध्यान दीजिए 3 जगह पर x है, इस फंक्शन में 3 जगह पर x है और तीनों जगह पर हम लिख देंगे अपर माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स। फायदा अभी आएगा, a और a कैंसिल हुआ, 0 से a रूट ओवर a माइनस एक्स डी एक्स बटे रूट a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस रूट एक्स। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, i 2i 0 टू a, दोनों का हर सेम है, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। ऊपर से dx क्या कर लो कॉमन, बचेगा क्या जोड़ने पे, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, 1 dx x, लिमिट लगा दो 0 से a, अपर माइनस लोअर, x की जगह पर a रखो फिर 0, i बराबर a बाई 2 बटे में, यही आंसर है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। तो इस सवाल को लगाने के लिए x प्लस वाई को हम v मान ले रहे हैं। x का अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x का अवकलन 1, y का डी डी एक्स ऑफ y और v का डी वी ओवर डी एक्स। यहाँ से अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये +1 उधर जाएगा तो -1, डी वी ओवर डी एक्स, और ये +1 उस तरफ गया तो -1। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करो, डी वी ओवर डी एक्स -1, और x प्लस वाई को हम यहाँ पर v लिख देंगे तो ये हो जाएगा v प्लस 8, यहाँ पर भी x प्लस वाई को v लिख देंगे तो 2v प्लस 3। अब डी वी ओवर डी एक्स बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा v प्लस 8 अपॉन 2v प्लस 3, -1 उधर जाएगा तो +1, फिर v प्लस 8 एलसीएम लेंगे, 2v इंटू 1 2v, 2v इंटू 1 2v, 3 एकम 3 बटे 2v प्लस 3। तो 2v और v कितना हो गया 3v, 2v और v 3v, 8 और 3 11 बटे 2v प्लस 3। ये dv ओवर dx है, dx उठ के इधर आ जाएगा, dv वाले एक तरफ और dx वाले एक तरफ। अब dv की तरफ v वाले, dv की तरफ v वाले, ये टर्म इस तरफ आ जाएगा गुणे में, 2v प्लस 3 2v प्लस 3 dv, 2v प्लस 3 dv बटे 3v प्लस 11,
3v+11, ये इधर गुणे में आया और ये इधर बटे में आया, dv लिखा, ये बराबर dx है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसको लगाया कैसे जाए? चाहे तो आप बाई पार्ट करके दोनों तरफ इसके बटे में अलग कर दो, उसके बटे में अलग कर दो, वो अलग हो जाएगा और ये अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। या नीचे वाले को डायरेक्ट पूरे को t मान लो, या हर से अंश को भाग कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें नीचे वाली व्यवस्था ऊपर ही बना के लगा दें, वो ज़्यादा सबसे इजी रहता है। दोनों के बटे अलग अलग कर दिया, 2v बटे 3v+11, 2v बटे 3v+11 dv प्लस 3dv अपॉन 3v+11, 2v dv बटे ये और 3dv बटे ये, और उधर 1dx आप जान रहे हो गया x। 2 यहां से कांस्टेंट है, निकल के बाहर आ जाएगा। 3 से गुणा और 3 से भाग, नीचे वाली व्यवस्था ऊपर बना रहे हैं। 3v नीचे 3v ऊपर, 3 से गुणा 3 से भाग। अब इसमें एक काम और कर दें, तुम लोग अगले स्टेप में करना, हम यहीं पे सारा करे दे रहे हैं। 11 जोड़ लिया और 11 घटा लिया। अब क्या होगा, 2/3 इंटीग्रेशन 3v+11 बटे 3v+11, ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। अच्छा जी, माइनस आगे रहेगा और 11 वहां पर जोड़ा है ना हमने, 11 जोड़ा 11 घटाया, तो 11 दूनी, भाई ये तो आगे भी जाएगा, 11 दूनी, या ऐसे समझ लो 2/3 लिख दिया, 2/3 माइनस लिख ही दिया, 2/3 11 dv अपॉन 3v+11, ये समझ में आया? 3v+11 बटे 3v+11, 11 अपॉन 3v+11, और 2/3 यहाँ भी, 2/3 यहाँ भी, चूंकि माइनस था इसलिए बीच में माइनस आया। अच्छा, +3 इंटीग्रेशन, चलो इसे सॉल्व ही कर दो, 1/x का log x, 1/x का log x। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 1/x का log x तो ठीक है, लेकिन जिसे कह दो उसके अवकलन से भाग कर दो। 11 का 0 और 3v का 3 से भाग कर दिया, इज इक्वल टू x, 3 चले भी गए। अच्छा, 2/3 और 1 dv v होता है, 1 dx x होता है, 1 dv v होता है। अच्छा, माइनस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बटे 3, 11 दूनी 22 बटे 3। अच्छा, इसका कैसे करो, 1/x का log x, जिसे कह दो उसके अवकलन से भाग कर दो, 11 का 0 और 3v का 3, प्लस log 3v+11 इज इक्वल टू x प्लस c। अब इसमें v का मान भी रखना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज आप देख रहे हो, इसमें ये कॉमन हो रहा है, log 3v+11, तो ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, log 3v+11 अगर कॉमन ले, उधर से कॉमन ले तो उधर बचेगा +1, क्या बचेगा, ये पूरा टर्म कॉमन ले तो +1 बचेगा, और ये टर्म कॉमन ले तो -22 बटे 3 तियां 9। log 3v+11 कॉमन लिया, 22 बटे उधर कॉमन लिया तो वहाँ बचेगा 1, फिर ये -22 बटे 3 तियां 9, log 3v+11। बोलो बात समझ में आई? इज इक्वल टू x प्लस सी। अब इसमें आप क्या करोगे, v की वैल्यू पुट कर दो। v हमने माना था, v बराबर क्या है, x प्लस वाई, v बराबर है x प्लस वाई। इसे सॉल्व करके बताओ, 9 एक कम 9, और 9 में से 22 घटाओ तो 12 में से 9 गए 3, -13 बटे 9। अच्छा जी, log 3v+11, v की वैल्यू क्या, v की वैल्यू x प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू x प्लस सी, और यही आंसर है। देखिए, इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई हैं। पहला, इन्होंने कहा कि x बराबर 3 पर इसका सांतत्य भी चेक करो, इसकी अवकलनीयता भी चेक करो, मतलब कंटिन्यूटी भी चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना। दो सवाल हैं, तो पहले इसे हम फंक्शन को ठीक कर लें। मॉड ऑफ x - 3 के बारे में आप जानते हो, इसके दो मान होते हैं, एक बार प्लस में भी लेते हैं, एक बार प्लस में तब लेते हैं अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर ये वैल्यू 0 या 0 से, यदि x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या इसको हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसे उधर भेज दो। ये वाली वैल्यू तब होगी जब नीचे वाली वैल्यू 0 से छोटी हो या x लेस देन 3। ये वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो तो ये वाला होगा, 3 से छोटी हो तो ये वाला होगा।
ये ऐसा नहीं है कि निगेटिव है, बात हम बता चुके हैं। अगर 2 रख के देखो, 2 में 3 गया, -1 के आगे माइनस आएगा तो +1, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब इसे ऊपर अगर हम पुट कर लें, ध्यान से देखना जरा, मॉड ऑफ x - 3 की वैल्यू अगर हम ये पुट कर दें तो दोनों कट जाएंगे, 1 आएगा। क्या आएगा? 1। यानी ये वैल्यू अगर दोनों कट गई तो कितना आया? 1। ये तब होगा यदि x ≥ 3 है। अच्छा जी, x बराबर 3 पर क्या है वो तो सवाल में लिखा ही है, बल्कि ग्रेटर देन ही लगाओ। x बराबर 3 पर क्या है? 0 है, क्योंकि x बराबर 3 पर डिफाइन है तो बराबर ना ही लगाइए, क्योंकि x बराबर 3 पर क्वेश्चन में ही वैल्यू दे रखी, क्या? 0। अच्छा, x <3 पर क्या होगा? अगर 3 से छोटा है तो ये वैल्यू रहेगी वही, बस मॉड के आगे माइनस रहेगा, तो दोनों कटेंगे तो कितना आएगा? -1। ये फंक्शन यही कह रहा है। इसके 2 मान हो सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो दोनों कट के 1 आएगा, अगर ये निगेटिव लेंगे तो दोनों कट के आएगा 1 ही, लेकिन कैसा 1 आएगा? -1। अब हेडिंग डालेंगे यहां पर, x बराबर 3 पर सान्तत्य की जांच, फिर अवकलनीयता की जांच करेंगे। फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब LHL, RHL और FA तीनों चीजें बराबर हों। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू होता है 3 नेगेटिव fx, 3 पर चेक कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 नेगेटिव तो 3 - h, 3 में घटाएंगे तो 3 से छोटा हो जाएगा, 3 में घटाएंगे 3 से छोटा हो जाएगा, और 3 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। हालांकि वहीं से डायरेक्ट लगाते तब भी लग जाता है, तो लेकिन यहाँ सीधे पता चल रहा है कि 3 में घटाया 3 से छोटा हो गया, 3 से छोटे के लिए वैल्यू -1 है। जहाँ जहाँ h हो वहाँ 0 रख दो, h कहीं है ही नहीं, तो LHL आई -1। नाउ राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान देना, यहाँ 3 नेगेटिव है, यहाँ 3 पॉजिटिव होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 पॉजिटिव तो 3 + h, 3 में जोड़ोगे 3 से बड़ा होगा। 3 से बड़े के लिए जब x 3 से बड़ा है, 3 से बड़े 3 में जोड़ोगे तो बड़ा तो हो ही जाएगा, 3 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू है। इसमें x की वैल्यू रख दो, x तो है ही नहीं, तो 1 आएगा। जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रख दो, तो 1 ही आया। तो कुल मिला के LHL अलग निकला, RHL अलग निकला। तो यहाँ लिखेंगे LHL बराबर नहीं है किसके? RHL के। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः x बराबर 3 पर फलन असंतत है या संतत नहीं है। अब अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? x बराबर 3 पर अवकलनीयता की जांच। इस सवाल में 2 बातें पूछी गई हैं, तो ये ऑप्शन तभी सेलेक्ट करना, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन छोड़ना, एक पार्ट छोड़ना भी है, जब तुम्हें कंटिन्यूटी भी निकालने आती हो और अवकलनीयता भी। अवकलनीयता का तरीका ये था कि LHD RHD निकालते थे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, और अगर LHD RHD बराबर आई तो अवकलनीय है, वरना अवकलनीय। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी या L ऐसे भी लिखते हैं, LF'3, जैसे आपने प्रैक्टिस किया हो, या LHD भी लिखते हैं। फॉर्मूला ये होता है निकालने का, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर चेक करते हैं तो लिखते हैं 3 नेगेटिव fx - fa बटे x - a। a की जगह पर क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि हम 3 पर चेक कर रहे हैं। अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 नेगेटिव तो 3 - h f3, 3 नेगेटिव तो 3 - h -3, 3 कट गया। अच्छा, 3 में घटाओगे 3 से छोटा होगा, तो 3 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। भाई 3 में घटाया 3 से छोटा हो गया, 3 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू दे रखी है कितनी? -1। 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 पर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है 0, बटे में क्या है? -h। लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 अपॉन -h। अब h टेंड्स टू 0 है और 1 अपॉन h आया, तो इसकी लिमिट नॉट डिफाइन हो गई। हालांकि आप अनंत लिख सकते हो, लेकिन ये कोई डिफाइन वैल्यू थोड़ी है। अगर h टेंड्स टू 0 तो 1 अपॉन h टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर h 0 को अप्रोच करता है तो 1 अपॉन 0 किसको अप्रोच करता है? इन्फिनिटी। तो ये LHD आ गई। अब क्या निकालेंगे? RHD। तो RHD आप अपने आप निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो फलन अवकलनीय है, और अगर नहीं आते हैं तो लिखेंगे अवकलनीय नहीं है।
कैसे निकालेंगे? सिर्फ यहाँ पे जानते हो क्या होगा, 3 पॉजिटिव, जगह नहीं है तो हम इतना बता दें, यहाँ पे 3 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा 3 + H। कर लेंगे, चलो करो। इसमें चलो एक प्रगुण लगा लेते हैं, -a to a वाला प्रगुण। लेकिन इसमें फंक्शन को सबसे पहले आपको fx मानना होता है और हम f - x चेक करते हैं। x की जगह पर -x, x की जगह पर -x, माइनस यहां से बाहर आएगा, उस पर वर्ग पड़ेगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये वही हो गया fx, f - x बराबर प्लस fx। तो फंक्शन दो गुना, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट वही और फंक्शन वही। फंक्शन दो गुना, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट वही और फंक्शन वही। अच्छा, समाकलन में कभी भी अगर यही, अब तुम कहोगे प्रगुण लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ बेटा, कई बार -fx आ जाता है, तब फिर फायदा दिखता है, 0 आता है। अभी ये sin क्यूब x होता 0। तो इसे करें कैसे? समाकलन में जब भी कभी sin² x मिलता है तो उसको लिख लेते हैं 1 - cos 2x/2। सब बताया होगा हमने आपको पहले। 2 कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेट कर लें, 1 dx x होता है, cos 2x का समाकलन, sin 2x, cos 2x का sin 2x, 2x का बटे में 2। लिमिट बताओ, लिमिट 0 से 45, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर 45 लिखो, यहाँ 45, 45 दूना 90 और sin 90 का मान 1/2। लोअर लिमिट यहाँ पे 0 लिखो तो 0 और यहाँ पे 0 × 2 0, sin 0 0, 0/2 0। तो कुल मिला के आ गया π/4 - 1/2 एंड दिस इज योर आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन ये इन्होंने कहा, इस वक्र पर वो बिंदु निकालो जहां पर खींची गई स्पर्शी एक अक्ष के समांतर हो। तो जो बात पूछी जाती है आप उसको सबसे पहले मान लेते हैं। हमने मान लिया वो जो बिंदु ये पूछ रहे हैं वो x1, y1। फिर यहां लिखेंगे चूंकि x1, y1 इस वक्र पर स्थित है इसलिए वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी x की जगह पर x1 रख दो, x की जगह पर x1 रख दो और y की जगह पर y1 रख दो। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ y, x क्यूब का क्या होगा 3x², घात 3 आ गया, 3 में 1 गया 2, 2 3 6x, 9x का 1, 7 का 0। ddx ऑफ y एट द पॉइंट x1, y1, इसका मतलब ये होता है कि x की जगह पर x1 रख दो और y की जगह पर y1 रख दो। ये जानते हैं क्या है, ये स्पर्शी की प्रवणता है। अब यहां लिखेंगे चूंकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, स्पर्शी x अक्ष के समांतर जब भी होती है, दो बातें रट लो, पूरा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं जब बुक से पढ़ाया था। क्यों होता है? स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता 0, y अक्ष के समांतर है तो प्रवणता इनफाइनाइट। अब m की वैल्यू जो निकाली है वो लिखो 3x1² - 6x1 - 9 = 0। 3 से भाग, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो 3 1 कम 3 और 3 में से 1 गया 2, इसका फैक्टर देखिएगा x1² - 3x1 + x1 - 3 = 0। तो 3 में से 1 घटाओ तो 2 आएगा, माइनस का 2x1 हो जाएगा। इन दोनों में x1 कॉमन बचा, x1 कॉमन बचा 3, 1 कॉमन तो x1 - 3, x1 - 3 पूरे में कॉमन बचा, x1 + 1 = 0। एक बार ये वैल्यू 0, -3 उधर गया +3, x1 + 1 0, +1 उधर गया -1। बोलो नहीं। अब ये x1 के मान इसमें पुट कर दो, x1 = 3 तो y1 क्या देखना जरा, 3 का घन करो 27, 3 का वर्ग 9, 9 3 27, 27 27 निपट गए, 3 ने 27, -27 + 7, तुम लोग आराम से रख के देखना यही आएगा, 7 में 27 गए -20। तो एक पॉइंट ये होगा 3, -20। दूसरा अपने आप उधर से निकाल लेंगे, x1 की वैल्यू -1 रख करके यहाँ पर y1 निकालना और फिर -1, समथिंग, ये भी 1.2 आंसर आएंगे। ठीक है, 12 है।